हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आज हमारा हिस्ट्री का अगला टॉपिक है। अभी पिछला था भारत में मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद जो है आपका जो है दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें पहला टॉपिक जो है वो है आपका गुलाम वंश। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इनका क्रम कौन सा जो दिल्ली सल्तनत के वंश थे उनका क्रम क्या है, वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, ये इनका इस तरह से क्रम है, तो वो भी अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आप देखिए 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। यानी कि जो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पे जो जिन लोगों ने राज किया है उनका जो वंश था उसको गुलाम वंश बोला जाता है। और और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो पहले तो यही है इनको गुलाम वंश क्यों बोला जाता है। गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर भारत पर उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराकर और उसके बाद जो है जयचंद को हराकर यहाँ पर उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो वो तो यहाँ पर नहीं रुका, अपने उसका गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको यहाँ का अक्ता बना के चला गया था। तो इसीलिए जो है और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसलिए उसको उस वंश को गुलाम वंश बोला गया है। और इसीलिए कुतुबुद्दीन इसका पहला शासक था, इसलिए कुतुबुद्दीन को इसका संस्थापक माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। देखिए इसमें ऐसा नहीं कोई एक वंश के नहीं थे, सभी सभी अलग अलग वंशों के थे, लेकिन चूंकि सभी गुलाम थे तो इसलिए गुलाम वंश बोला गया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक उस मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर सुल्तान प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। तो ये टर्म्स भी आप ध्यान रखें कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी इनको बोला जाता है और दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी इनको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो आपको पीछे बता ही दिया है आपको कि इसका शासनकाल क्या था। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और ये प्रथम शासक था भारत का। इसी संस्थापक भी इन्हीं को बोला जाता है। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था, यानी कि तो इसकी जाति जो थी तुर्क जनजाति वो ऐबक थी। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक गोरी का विश्वास पात्र बन गया था। यानी गोरी का सबसे विश्वास पात्र गुलाम बन गया था अपनी मेहनत और ईमानदारी से। गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। अमीर आखूर पद
पर उसको प्रोन्नत कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात यानी जून 1206 में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, यानी कि ऐबक जब दिल्ली का शासक बना तो उसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं बोला था। उसने केवल मलिक, सिपहसालार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा, यानी कि अपने आप को मलिक बोला, सिपहसालार बोला। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्ति मिल गई, यानी कि मोहम्मद गौरी का गयासुद्दीन महमूद जो उसका उत्तराधिकारी था, उसने उससे जो है 1208 ईस्वी में दासता से मुक्ति प्राप्त की, प्रमाण पत्र मिल गया उसको। आगे देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों को देने वाला के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि इतना उदार था, दानदाता था कि उसे लाख बख्श भी बोला जाता था। लाख बख्श लोग उसको लाखों देने वाला बोलने लगे थे। आगे देखिए, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत अल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। अभी इसके बाद हम आपको जो UPPCS और UPSC में और SSC वगैरह में जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आते रहते हैं इस टॉपिक से, वो आपको करवाएंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। एक तो कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। हाँ, देखिए, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कुतुब मीनार को किसने बनवाया, तो आंसर उसका इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही उसको पूरा करवाया था। अगर आगे है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन कई बार UPSC और UPPSC में आया है, जिसमें ये पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, आधुनिक पोलो की भांति एक खेल था, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। ये कुछ चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, कैसे मृत्यु हुई थी, चौगान खेलते समय। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान कभी नहीं माना था। जो पहला सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसने गद्दी पर बैठा था और इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। उसने डायरेक्ट खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। आगे देखिए, गुलाम वंश का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। देखिए, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो इसलिए इसको गुलाम का गुलाम बोला जाता है।
और वो सुल्तान बना था। तो इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। यानी कि गौरी ने उससे ऐबक से कहा कि इसको अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम यानी कि दास का दास बोला जाता है। आगे देखिए, मंगोल नेता, ये भी आता है क्वेश्चन। मंगोल नेता चंगेज खान की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। यानी ये पूछा जाता है चंगेज खान ने भारत कब आया था, कब आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने किया था। चंगेज खान के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे, वह मंगवर्नी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी सहायता न की। और जब मंगवर्नी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो क्या हुआ, इस समस्या का समाधान हो गया। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। मलिक जानी को बिहार का उसने सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगे देखिए, इल्तुतमिश ना ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। यानी कि इल्तुतमिश ने ही सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इससे पहले अरबी सिक्के भारत में नहीं चले। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका, ठीक है, और तावे का जीतल, ये दो बहुत आते हैं। चांदी का टका सल्तनत काल में और तावे का जीतल। उसी ने आरंभ किए थे। यानी चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये दोनों ही इल्तुतमिश ने ही शुरू किए थे। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू कर दी। यानी कि जो टकसाल थी उसका नाम लिखवा दिया जाता था सिक्कों पर। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। ये देखिए, यानी कि उसे खिलत मिल गई, वहाँ से खिलत का प्रमाण पत्र हो गया, जिससे कि जो है इल्तुतमिश वैधानिक रूप से सुल्तान हो गया दिल्ली का। और दिल्ली जो है, दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य बन गया। अब जो है खलीफा का उस पर कोई अधिकार नहीं था। आगे ये चीज़ देखिए यहाँ पर, इसमें ये पॉइंट है, इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर ताज नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर बुल्जले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, वो था इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240, 4 वर्ष इन्होंने
व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय के परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम देखिए, अब बलबन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा मेन पॉइंट्स हैं इसमें। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। 1266 से देखिए 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में इसने जो है दिल्ली पर शासन किया था, और उसे देखिए उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलवरी तुर्क था। देखिए ये भी इलवरी तुर्क था। उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली थी। बलबन बचपन से ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीद लिया था। देखिए इल्तुतमिश ने सभी ये भी गुलाम था बलबन, इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था। आगे देखिए, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर आकूर का पद मिल गया। ये पद बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय, पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिल गई। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हाँसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। देखिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि दी गई और नायबे ममलिकात का पद दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लहू की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत के दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये उसकी विशेषताएं थीं दो, और उसने रक्त और लहू की नीति अपनाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया, जिसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की, ये भी ध्यान रखिएगा। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। आगे देखिए, बलबन ने
बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना रीत आरंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, ये देखिए दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो सके। तो आज ये आपका था दिल्ली सल्तनत का पहला टॉपिक गुलाम वंश। इसके बाद आपको अगला जो वीडियो मिलेगा वो इससे गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके, जो कि यूपीएससी में और यूपीपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, यानी कि इन सारे एग्ज़ाम्स में जो आने वाले प्रश्न हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।